बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 51 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं दरख्त की ओर से निकला और अभी वो दोनों गाड़ी से निकले ही थे कि मैं उनके पास जा पहुंचा। वो दोनों मुझे देखकर शशदर रह गए। तुम? उन दोनों ने गैर इरादी तौर पर एक साथ कहा। हाँ मैंने अगली सीट उठाकर पीछे की सीट पर जंप लगाते हुए कहा, पहले यहाँ से निकल चलो फिर बात करेंगे। वो फौरन अपनी अपनी जगह बैठ गए और मोहसिन ने गाड़ी चला दी। पीछे खड़ी हुई एक सफ़ेद कार में से कोई शख्स चिल्लाया, रोको उसे। लेकिन फिर किसी का इंतजार किए बगैर वो गाड़ी लेकर हमारे पीछे दौड़ा। उसने मुझे कोठी में से भागकर आते हुए देखा था। फोक्सवैगन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकी थी और मुझे लेकर रवाना हो गई थी। चुनांचे वो शख्स ये समझने में हक बजानिब था कि मैं ही धमाके और आतिशजनी का जिम्मेदार हूँ और वो मेरे साथी थे जो ऐन वक्त पर मुझे लेकर फरार हुए थे। इसकी तो ऐसी की तैसी, मोहसिन ने कहा, हमसे दौड़ लगाएगा। उसने गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। टूटी फूटी नजर आने के बावजूद फोक्सवैगन अपने इंजन की कारकर्दगी के एतबार से बहुत बेहतर थी। रात के वक्त सड़कें खाली होने का फायदा भी हुआ। 10 मिनट में मोहसिन ने दाएं बाएं कई मोड़ काटे। उस वक्त तक हमारे ताकुब में आने वाले बहुत पीछे रह गए थे और शायद मायूस होकर मुजरिमों को पकड़ने का इरादा भी तर्क कर चुके थे। मोहसिन ने सामने के आईने में देखकर अपना इत्मीनान किया और रफ्तार कम कर दी। सिकंदर, तुम जख्मी हो? राबिया ने पीछे मुड़कर तशवीश से कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बशाशे से कहा। तुमने मुझे दौड़ते नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे हाथों पर खून के दाग हैं, राबिया ने कहा, और तुम्हारे कपड़ों पर भी। वो मामूली खराशें हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने कहा। अब ये बताओ कि इस फिल्मी तरीका पर तुम दोनों वहां कैसे पहुंचे? हम तो बहुत देर से इधर उधर भटकते फिर रहे थे, मोहसिन बोला। जब धमाका हुआ तो हम दूसरी सड़क पर थे और राबिया ने कहा कि मोहसिन ये धमाका कैसा था, और मैंने अंदाजे से गाड़ी इधर मोड़ दी। फिर मुझे आग लगी हुई नजर आ गई। ये तो ठीक है, मगर तुम इस इलाके में कैसे पहुंचे? मैंने पूछा। हम राबिया के ऑफिस के नीचे तो उतर आए थे, मोहसिन ने कहा, मगर नीचे एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक शख्स रिवॉल्वर लिए बैठा था। उसने हमें रोक लिया। हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर उस गाड़ी में 2 आदमी आ बैठे और गाड़ी रवाना हो गई। हमें दौड़कर अपनी कार तक पहुंचने में कुछ देर लगी, लेकिन मैंने गाड़ी पीछे लगा दी। गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन 2 निशानियां देख ली थी। एक ये कि सीधे हाथ की टेल लाइट टूटी हुई है और दूसरी ये कि उसका रंग लाल है। जमजमा के पास मैंने इस गाड़ी को पहचान लिया। वहां पीछा करना आसान था क्योंकि आसपास बहुत सी गाड़ियां थी। मैंने नोट किया कि गाड़ी ज्यादा रफ्तार से नहीं जा रही और मुसलसल एक दूसरी गाड़ी के पीछे चल रही थी। मैंने दोनों गाड़ियों के नंबर देख लिए और आगे जाके तस्दीक हो गई कि वो दोनों गाड़ियां साथ साथ हैं। जब गैर आबाद इलाका आया तो लाल गाड़ी ने अपने हेडलाइट्स ऑफ कर दी और हमारे लिए भी कम फासले से पीछे लगे रहना मुश्किल हो गया। हम तकरीबन 1 फरलांग दूर रहे और हमने भी हेडलाइट्स बंद रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उन्हें कुछ शक हो गया था। वो हमें डाई देकर निकलने में कामयाब हो गए। हम उस इलाके में तो पहुंच गए थे, अचानक एक गाड़ी हमारे सामने से नमूदार हुई और सीधी गुजर गई। उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थी, अंधेरे में टक्कर हो जाती। चुनाचे मैंने लाइट्स जला दी। आखिरी वक्त में मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो वही गाड़ी है जो लाल गाड़ी के आगे चल रही थी, लेकिन अब वो वापस जा रही थी और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मेरे किसी फैसले पर पहुंचने से कबल ही वो गायब हो गई। उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने कहा। गाड़ी रोकने की कोई और सूरत नहीं रही थी। इस तरह गाड़ी रोकने से पहले आपने गौर फरमा लिया था कि आप खुद भी टूट फूट सकते हैं, राबिया ने कहा। गौर तो फरमा लिया था, मैंने कहा, लेकिन मरता क्या ना करता। मेरे लिए ये खतरा बोल देने के सिवा चारा ही क्या था, और खतरा तो अब जिंदगी का एक ऐसा जुज़ बन गए हैं कि खौफ का कोई मफहूम नहीं रहा। बल्कि मेरा ख्याल है कि जिस रोज़ हमारी ज़िंदगी के हालात मामूल पर आ गए और कोई खतरा बाकी ना रहा, उस रोज़ ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकैफ और सपाट हो जाएगी, बिल्कुल आम लोगों की ज़िंदगी की तरह। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तुम्हारे लिए आम आदमी की ज़िंदगी बेमसरफ और गैर दिलचस्प है, राबिया ने कहा। इसलिए कि वो मामूलात के मुताबिक जीते हैं। उनके लिए जीने में कोई मुसर्रत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें खतरात की सनसनी खेजी नहीं है। कैसा अजीब फलसफा हयात है तुम्हारा। लोग तो कदम कदम पर खुशियों के खजाने तलाश कर रहे हैं, क्योंकि खुशी तो सिर्फ एक एहसास का नाम है। तुम्हारी बात का मतलब तो ये निकलता है कि खूबी ये तकदीर से तुम जिंदा रहे तो बड़ी बदबख्ती ये होगी कि तुम्हारा एहसास मर जाएगा। ये वकीलों की तरह अल्फाज से गलत मतलब अखज़ करने का कमाल दिखाया है तुमने, मैंने कहा। हालांकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। चुनाचे मैं जज्बात से महरूम नहीं। फिर यह कैसे हो सकता है कि सनसनी खेज मुसर्रत का वो एहसास मुझे ना हो जो हर कामयाबी अता करती है, वो मोहब्बत अता करती है जिसमें दर्द फुरकत के बाद शब वसल की राहत का यकीन हो, जो तख्लीक के गुरूर से मिलती है, दुखता एहसास से, रंग से और खुशबू से। यहाँ तक कि एक एटम बम गिरा के लाखों इंसानों को मार देने के बाद फतेह के ऐलान से मिलती है।
तुम दोनों खबती हो, मोहसिन ने बिना कर कहा। जरा मौका मिला और पटरी से उतर गए। जब रिजवी साहब ये पूछेंगे कि आखिर सवारी कहाँ से तशरीफ ला रही है और जनाब का ये उलिया क्या हो रहा है, एक सूरत तो ये हो सकती है कि घर पहुंचते ही तुम दोनों फरार हो जाओ। राबिया ने कहा, मैं उतर कर अंदर चली जाऊंगी और मेरा बयान साफ होगा कि ऑफिस से आ रही हूँ। तुम दोनों शरीफाना उलिया बना के कुछ देर बाद आ सकते हो। बहाने बनाने तो तुम्हें आते ही हैं, बजाय इरशाद। मैंने कहा, लेकिन फर्ज करो रिजवी साहब हमें बाहर ही मिल गए। इंतजार और इज़्तिराब में टहलते हुए तो गाड़ी से उतरते ही वो हमें देख लेंगे और फिर वही होगा, यानी क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने, हमारा झूठ नहीं चलेगा। इसलिए मैं तरकीब नंबर 2 अर्ज करता हूँ, यानी मिस राबिया के प्रोग्राम पर अमल दरामद का मौका ना मिला तो फिर सबसे मुनासिब यही होगा कि हकीकती हाल अर्ज कर दी जाए। इसमें आखिर नुकसान ही क्या है? मैं इत्तफाक करता हूँ, मोहसिन बोला, लेकिन हकीकती हाल में से उस्ताद टैडी को खारिज कर दिया जाए। बाकी सब वही हुआ जो सब ने देखा। रिजवी साहब जानते हैं कि हमारे दुश्मन कौन है और क्या चाहते हैं, अब तक क्या कर चुके हैं और आइंदा क्या कर सकते हैं। वो हमारे सामने सिकंदर को अगवा करके ले गए थे, हमने ताकुब किया, बाकी सिकंदर खुद बता देगा। रिजवी साहब बाहर नहीं आए थे, उनके कमरे की लाइट चल रही थी, जिसका मतलब था वो जाग रहे हैं। कोई और गाड़ी होती तो हम खामोशी से उतरकर तरकीब नंबर 1 पर अमल कर लेते, मगर फोक्सवैगन तो दूरी से अपनी आमद का ऐलान कर दिया। अभी हमने गाड़ी रोकी भी नहीं थी कि वो बाहर निकल आए। आगे आप लोग, उन्होंने हमें मुजरिमों की तरह खामोश खड़ा देखकर कहा, वक्त क्या हो रहा है? हमने बारी बारी एक दूसरे की सूरत देखी। सबकी सूरत पर 12 बज रहे थे, मगर खिड़कियों में 1:10 हो रहे थे। हम एक मुसीबत में फंस गए थे अंकल। राबिया ने हिम्मत से काम लेकर कहा। यह अंदाजा तो सिकंदर का हुलिया देख के भी हो जाता है। वो नाराजगी से बोले, मुसीबत यह है कि तुम लोग मुसीबत से दामन बचा के निकलने की कोशिश ही नहीं करते, खुद मुसीबत में गिरफ्तार होते चले जाते हो। आज क्या हो गया था? खैर बाद में बताना, पहले अंदर आओ। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बस आज खुदा ने बचा लिया हमको, राबिया ने अंदर पहुंचने के बाद कहा। कुछ लोग सिकंदर को अगवा करके ले गए थे। अच्छा तुम जाओ अपना हुलिया ठीक करो। रिजवी साहब ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, खाना वगैरह खाया है या नहीं? अभी तक तो दबके ही खाए हैं, राबिया ने दबे दबे लहजे में कहा, और अब आपकी झाड़ खा रहे हैं। रिजवी साहब मुस्कुराए। अच्छा तुम भी जाओ और देखो खाने पीने का क्या इंतजाम हो सकता है, मैं मोहसिन से बात करता हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं नहा धोकर खराशों को डेटोल से साफ करके और कपड़े बदल कर वापस पहुंचा तो मोहसिन खामोश बैठा हुआ था और रिजवी साहब एक हाथ नाइट गाउन की जेब में डाले और दूसरे हाथ में पाइप लिए खड़े थे। मैं समझ गया कि रिजवी साहब ने अपना सारा गुस्सा मोहसिन पर उतारा है। 5 मिनट बाद राबिया ट्रे उठाए अंदर आई और हम बिला तकल्लुफ खाने में लग गए। रिजवी साहब ने आधी कहानी मोहसिन की ज़बानी सुन ली थी। अपने कैद होने और कैद से निकलने का अहवाल मैंने खाने के दौरान में बता दिया। रिजवी साहब सुनते रहे और कमरे में टहलते रहे। राबिया किचन में चाय के लिए पानी रखाई थी। खाने के बर्तन समेट कर वो चाय बनाने के लिए चली गई। तुम दोबारा उस मकान तक पहुंच सकते हो? रिजवी साहब ने कहा। बराह रास्त तो नहीं पहुंच सकता, मैंने कहा, इसलिए कि रात का वक्त था और वो नई आबादी है। सब सड़कें एक जैसी लगती हैं, लेकिन घूम फिर कर देखा जाए तो ऐन मुमकिन है कि मैं कोठी को देखकर पहचान लूँ। इसके अलावा आसपास के रहने वालों से भी मदद मिल सकती है। धमाका दूर तक सुना गया था और बहुत से लोगों ने दरवाजे की आग भी देखी है। रिजवी साहब ने इकरार में सर हिलाया। जहाँ तक मेरा ख्याल है दोनों कारें चुराई गई होंगी या उनकी नंबर प्लेट बोगस होंगी। मकान के असल मालिक से कुछ पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन जाए वारदात पर मेरा मतलब है उस कमरे में से बम के टुकड़े मिल सकते हैं और उनसे ये मालूम हो सकता है कि बम किसका था। हमारे रिकॉर्ड पर बहुत से माहिरीन के नाम है जो पसे पर्दा रहकर मुजरिमों की मदद करते हैं, मसलन जाली दस्तावेजात बनाने वाले, खुसूसन पुरानी तारीखों के स्टाम्प पेपर फरोख्त करने वाले, अदालतों की मोहरें और दस्तखत बनाने के माहिर, हर किस्म की रोशनाई तैयार करने वाले, झूठे गवाह और जामन फराहम करने वाले। लेकिन ये कुछ दहशत गर्दी का केस है। हमारे मुल्क में तो कोई दहशत पसंद तंजीम मौजूद नहीं, मगर दूसरे मुल्कों में हर नजरिए के या हुकूमत के हामी और मुखालफिन की खुफिया तंजीम है, मसलन ब्लैक सितंबर या ब्लैक संडे, और उनका दायरा कार बहुत वसी है। उनके पास इतने फंड हैं कि वो हर किस्म का असला और माहिरीन की खिदमात भी हासिल कर लेते हैं। कत्ल और खून रेजी तो हमारे मुल्क में भी होती है, लेकिन इसके बेशतर असबाब वही पुराने हैं, यानी जर, ज़मीन और जन के झगड़े, जिनमें रवायती हथियार इस्तेमाल होते हैं, लाठी, खंजरियाँ, बंदूक और रिवाल्वर। मगर ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर बम छुपाना तो खुसूसी फ़नी महारत का काम है। रेडियो को 2 तरफा मवासलाती राब्ते के काबिल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी अच्छा रेडियो मैकेनिक आम पुर्जों की मदद से रेडियो भी असम्बल कर सकता है और ट्रांसमीटर भी, लेकिन ट्रांसमीटर रखना हमारे कवानीन के मुताबिक बहुत संगीन जुर्म है। ये बड़ी आसानी से मालूम हो जाता है कि नशरियात कहाँ से जा रही हैं। हमारे पास आलात हैं जो रेडियो की लहरों की उसी तरह निशानदेही कर देते हैं जैसे कुतुब नुमा की सुई शुमाल की निशानदेही करती है। इसलिए यहाँ कोई शख्स ट्रांसमीटर बनाने या रखने की जुरात नहीं करता। ताम ये काम आसान है।
इसके अंदर बम छुपाना और फ्यूज लगाना दूसरी किस्म की महारत है। ये काम कोई साबिक फौजी माहिर असला कर सकता है, लेकिन मैं वतन के मुआवजों से ऐसी ज़मीर फरोशी की तवक्को नहीं रखता। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि सरहद पार से हमारे दुश्मनों के एजेंट आ गए होंगे, लेकिन अभी तक तकरीब कारी की कोई वारदात भी नहीं हुई है। आप एक हकीकत को फरामोश कर रहे हैं अंकल, मैंने कहा। डिसिल्वा का रब्ता बाहर की दुनिया से भी है और वो खुद भी बाहर आता जाता रहता है। हो सकता है ये सामान वो बाहर से लाया हो। हाँ, ये भी हो सकता है, रिजवी साहब ने सोचते हुए कहा। और उससे यह नतीजा भी निकाला जा सकता है कि उनके पास मजीद तबाहकुन असला मौजूद है। तुम्हें यकीन है कि तुमने डिसिल्वा की आवाज़ पहचान ली थी? मुझे कोई शुबा नहीं है, मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। दूसरी गाड़ी में डिसिल्वा ही था। राबिया चाय लेकर अंदर आ गई और रिजवी साहब भी बैठ गए थे। फिक्रमंदी के आसार उनकी सूरत से आया थे। चाय पीते हुए भी वो कुछ सोचते रहे। मैंने महसूस किया कि मोहसिन की हालत गैर हो रही है। उसे मैंने रिजवी साहब की नाराज़गी का नतीजा समझा। मेरा ख्याल है कि तुमको इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को लिखवा देनी चाहिए, रिजवी साहब ने किसी फैसले पर पहुंचकर कहा। तुम्हें यकीन है तो साफ कहो कि अगवा करने वाला डिसिल्वा था। मकान तो 1 घंटे में मिल जाएगा और वहाँ गवाह भी होंगे। अगर बम के टुकड़े दस्तियाब हो गए तो हमारी लेबॉर्ट्री के माहिरीन बम की साख्त के बारे में कतई रिपोर्ट दे सकेंगे। उसके बाद तफ्तीश का रुख मोड़ा जा सकता है और डिसिल्वा से पूछा जा सकता है कि बैरून मुल्क वो कहाँ कहाँ जा चुका है और उसका राब्ता किन अफराद से रहा है। पेरिस बहुत ही दहशत पसंद सरगर्मियों का मरकज़ है, क्योंकि वहाँ हर जल्लाद वतन को पनाह मिल जाती है और कवानीन कुछ ऐसे हैं कि जब तक फ्रांस को या आवाम की सलामती को ख़तरा लाहक ना हो, हर शख्स को सब कुछ करने की आज़ादी है। अगर तफ्तीश के दौरान डिसिल्वा खुद ही कबूल कर ले कि वो बाहर से इस किस्म का ममनुआ सामान लाया था और ये सामान बरामद हो जाए तो उसे उम्र कैद तक हो सकती है। अगर तुम रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हो तो इसी वक्त चले जाओ। रिपोर्ट में देर से नुकसान हो सकता है। सुबह पुलिस उसे तलब कर लेगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी ताकि तुम जाए वारदात की निशानदेही कर सको। रिपोर्ट लिखवाने से तो मैं नहीं डरता, मैंने कहा, लेकिन एक तो पुलिस का तरीका तफ्तीश, उसमें बहुत वक्त ज़ाया होगा। डिसिल्वा अपने पैसे और असर और रसूख से पूरा फ़ायदा उठाएगा। तफ्तीश करने वाले, असला की रिपोर्ट देने वाले और गवाही देने वाले सब इसी माशरे के फ़र्द हैं जिसमें रिश्वत का मर्ज कैंसर की तरह जड़ पकड़ चुका है। मालूम नहीं कितने सच से मुकर जाएं और अगर कोई सच बोलने वाला हर किस्म के दबाव के बावजूद अड़ा रहा तब भी ये मसला फ़ौरन हल नहीं होगा। केस अदालत में चलता रहेगा और फैसला मालूम नहीं क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर आप पुलिस पर दबाव डालें और ख्वाह मुख्वाह इख्तियारात के नाजायज़ इल्ज़ाम से बदनाम हों। अभी दुश्मनों का ख्याल है कि मैं आपको डाल और तलवार बना के इस्तेमाल कर रहा हूँ। साजिशें रखने वाले आपके अफसरान बाला की राय को मुतासर कर सकते हैं कि आप मेरी पुश्त पनाह बने हुए हैं। हालांकि मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। रिजवी साहब ने बरहमी से कहा, मैं अदालत के मामलात में तो दखल नहीं दे रहा हूँ। मुकदमे का जो फैसला होना है वो हो जाएगा। फ़र्ज़ करो कत्ल का इल्ज़ाम मेरे बेटे या भाई पर होता तो क्या मैं उसे घर से निकाल देता? आपको कोई क्या नुकसान पहुँचा सकता है, मैंने कहा। लेकिन मुझसे आपका सारा छीनने की खातिर ये तो कर सकता है कि आपको इस शहर से ट्रांसफ़र करा दे और आपके लिए परेशानी पैदा हो जाए। या आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिली हुई है और आपके बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको SP सांगड़ बना के भेज दिया जाए, आप क्या करेंगे? अकेले जाएंगे तो एक मुस्तकिल बसला घर से अदम मौजूदगी का और आने जाने का, सबको साथ ले जाएं तो मज़ीद परेशानी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मामला से बिल्कुल बेताल्लुक़ रहें। मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक मैं इस घर में रहूँगा आपके लिए बेताल्लुक़ रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है? रिजवी साहब ने कहा। फ़ैसला मैंने किया है। मुझसे पहले राबिया ने जवाब दिया। सिकंदर मेरा मुवक्किल है और इससे मेरा केस ख़राब हो सकता है। अगर वकील इस जगह से ये नुक्ता उठा दे कि मुलजिम को आला पुलिस अफसरों की हिमायत हासिल है जो नाजायज़ दबाव डालते हैं, तो ज़मानत तक मनसूख हो सकती है और आपके लिए भी मसला खड़ा हो सकता है। बेहतर यही है कि सिकंदर किराए पर मकान ले और मोहसिन के साथ रहे। इस शहर में लोग अमूमन अकेले आदमी को मकान नहीं देते, रिजवी साहब ने कहा। मकान खरीदा भी तो जा सकता है, राबिया ने कहा। ज़्यादा बड़ा ना सही, कोई छोटा सा मकान खरीदने के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से तुम्हारी मुराद क्या है? किसी पुरानी गलीत और गुंजान बस्ती में 2 कमरे, रिजवी साहब ने कहा। बिलाशुबा वहाँ भी इंसान रहते हैं और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनमें इंसानियत भी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या सिकंदर उस माहौल का परवरदा है? खुद तुम और मोहसिन किस माहौल के आदी हो? ज़रूरत का तकादा तो यही है कि मैं किसी ऐसी गुमनाम आबादी में रहूं, मैंने कहा। और खुद राबिया भी यहाँ रहना नहीं चाहती। असबाब वही हैं जो राबिया ने बताए हैं। मुझे कुछ ऐसे लगता है कि इत्तफाक राय से तुम कोई फैसला कर चुके हो, रिजवी साहब ने कहा। राबिया भी जाना चाहती है, तुम भी जाना चाहते हो। मुझे मालूम है कि सरेदस्त तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि मकान खरीदने की सोच सको, लेकिन राबिया के पास यकीनन होगा। अगर तुम दोनों ने शादी करके नया घर आबाद करने का फैसला कर लिया है तो मुझे साफ बता दो।
राबिया ने फौरन चाय के बर्तन समेटे और कमरे से निकल गई और मैंने देखा कि राबिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैंने कहा, यह ख्याल आपको क्यों आया? एक तो वही पुराना मुहावरा है कि कुछ चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, फिर कुछ अपनी उम्र का तजर्बा, कुछ मुलाजमत की नोयत और कुछ हालात ऐसे हैं कि मुझे 2 और 2 4 नजर आते हैं और मेरा ख्याल है कि 4 ही होते हैं। एक तरफ राबिया की ज़रूरियात है, मसलन एक ज़ाती मकान जो पहले था अब नहीं है मगर वो चाहे तो बना सकती है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। दूसरी तरफ तुम्हारी ज़रूरियात हैं और तुम्हारा मुस्तकबिल है। कमी तुमको भी किसी चीज़ की नहीं होगी, रुपया पैसा तालीम सब है। बस अंकल, मैंने कहा, मैं आपकी बात समझ गया लेकिन मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। अभी शादी या खाना आबादी के किसी प्रोग्राम पर किसी ने गौर नहीं किया, इसलिए कि दूसरे मसाइल ज़्यादा अहम है। उनसे निमटने के बाद क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। हो सकता है मैं बाइज्जत तौर पर बरी हो जाऊं, लेकिन सजा के इम्कानात को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं ये पसंद करूंगा कि अपने मुकदमे का फैसला होने से पहले किसी लड़की के मुकद्दर का फैसला करूं। खुद फांसी लटक जाऊं या उम्र कैद पा के जेल की दीवारों के पीछे बंद हो जाऊं, तो उसे बेवा कर जाऊं या दुनिया में रुसवा, लावारस और तनहा छोड़ दूं। फैसला होने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। कौन बदबख्त होगी जो सब कुछ जानते हुए भी यह अधूरा सुहाग कबूल करेगी और मांग की अफशां भरने से पहले बेवगी के ख्याल को गले लगाएगी? कम अज कम राबिया को मैं ऐसी सजा नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि बीवी बनकर वो मेरा मुकदमा लड़े और हार जाए तो मेरी वारिस बन के किसी रोज सुबह दम मेरी लाश लेने जेल के दरवाजे पर इंतजार करे। 2 और 2 वाकई 4 हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, रिजवी साहब ने कहा। तुम दोनों बालिग हो और समझदार हो, अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक तय करने के मजाज भी हो, क्योंकि तुम्हें किसी से इजाज़त नहीं लेनी। तुम्हारे वालिदैन हकीकी चचा मामू वगैरह कोई नहीं जो अपनी बुजुर्गी की टांग अड़ा सके। अगर हैं तो हम जैसे रिश्ते के अंकल। मैं शिरवानी साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं अंकल, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। क्या मेरे रवैये से आपको कभी ये एहसास हुआ कि मैं सरकश और नाफरमान हूँ, या वालिद के बाद अब आपको अपना सरप्रस्त नहीं समझता? एक आप और एक अंकल शिरवानी, मेरे बुजुर्ग चचा मामू जो कुछ हैं आप हैं। अगर आप मुझे हुक्म दें कि राबिया से शादी मत करो तो मैं ये कैसे हुक्म दूँ? उन्होंने मेरी बात काट दी। गालबन वो वक्त गुजर चुका है जब मैं ये हुक्म दे सकता था और तुमसे तामील की उम्मीद भी रख सकता था, लेकिन अब मैं ये हुक्म नहीं दूंगा। तुम मुझे इख्तियार दे चुके हो, उसके बावजूद नहीं दूंगा। उनके लहजे में अचानक दुख और बेबसी का करब उतर आया था। वो असाबी कशीदगी का शिकार हो गए थे और उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि पाइप जिसे वो मजबूती से पकड़े बैठे थे बहुत देर पहले बुझ चुका है। उनका दूसरा हाथ सख्ती से कुर्सी के बाजू पर जमा हुआ था और नजरें मेरी बजाय मोहसिन को देख रही थी। फिर मैंने मोहसिन को देखा। वो पत्थर का बुत बना बैठा था। उसका चेहरा सपाट और हर किस्म के जज्बात से आरी था और वो खला में देख रहा था। मेरा दिल डूबने लगा। कोई बात ऐसी जरूर हुई थी जो अभी तक मुझे मालूम नहीं थी। शायद इस वक्त जब मैं अपना हुलिया ठीक करने गया हुआ था और राबिया खाना लेने बावर्ची खाने चली गई थी। अंकल रिजवी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैंने कहा। मोहसिन, क्या बात है? मोहसिन तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। रिजवी साहब ने पाइप की राख को ऐश ट्रे में डाला और पाइप को खुरच कर साफ करने लगे। तुम एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दोगे? उन्होंने पाइप में तंबाकू भर के अंगूठे से दबाना शुरू किया और मेज से माचिस उठा ली। तुमने फौजिया से शादी ना करने के जो असबाब बताए हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? ये असबाब तो मैंने कभी आपके सामने बयान नहीं किए। मैंने कहा। हाँ, मगर आज मेरी शिरवानी साहब से टेलीफोन पर बात हुई थी। उन्होंने पाइप के तंबाकू पर जलती हुई दिया सलाई रखी और एक कच लिया। उन्होंने इस मौजू पर बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया था, वो एक इतला देना चाहते थे क्योंकि वो परेशान थे। मैंने शिरवानी साहब को ज़िंदगी में परेशान होते पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन आज वो टेलीफोन पर बात करते करते रो पड़े। यूं ही जब कोई 50 साल की उम्र का आदमी जो एक आला सरकारी ओहदे पर फायज हो रोने पर मजबूर हो जाए और वो आदमी दोस्त हो, जैसे मोहसिन तुम्हारा दोस्त है, भाई से ज़्यादा अजीज़ हो, तो दिल टूटने लगता है। मैं यही खबर सुनाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फौजिया ने खुदकशी की कोशिश की थी, सिर्फ कोशिश। ये कोशिश कामयाब भी हो सकती थी मगर नाकाम रही। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। शिरवानी साहब इस केस को दबाने में भी कामयाब हो गए हैं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हुआ कि मोहसिन कब उठकर चला गया। अंकल रिजवी, मैंने कहा, आपके सवाल का जवाब मोहसिन बेहतर तौर पर दे सकता था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि असल मुजरिम तो मैं हूँ और मुझे भी तकदीर ने मुजरिम बना दिया है। जिंदगी हालात की इस मोड़ पर ले आई है जहाँ मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता और ये भी जानता हूँ कि इस जुर्म की सबसे सख्त सजा सिर्फ मेरे लिए है और मेरे लिए एक नहीं, आदाब के 2 जहन्नुम है। मैं ये फ़र्ज़ करने पर भी मजबूर हूँ कि मुझे एक जन्नत आबाद करनी है। मैंने उनको वहीं बैठे छोड़ा और कमरे से निकल गया। मेरे देन में एक आंधी चल रही थी और मुझे मोहसिन की तरफ से तशवीश लाहक होने लगी थी। मैं दूसरे कमरे में गया तो मोहसिन अपने दोनों हाथ तकिए पर सर के नीचे रखे लेटा था और छत को देख रहा था।